बच्चों न्यू चैप्टर है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये चैप्टर है ना, पहले बहुत बड़ा होता था ये चैप्टर पहले। इसमें 60-70 क्वेश्चंस होते थे। इसे करने में हमें बहुत टाइम लगता था। इसके अंदर इतना सब कुछ था कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि इतना सब कुछ हमें पढ़ना है, बहुत लंबा चैप्टर है। फिर एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी होता था कि एग्ज़ाम में आता नहीं था तो स्टूडेंट कहते थे हमने इतनी मेहनत करी और एग्ज़ाम में तो आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 60-70 क्वेश्चंस कराता था। लेकिन अभी इसको थोड़ा रिवाइज किया गया और इसके क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए, तो क्वेश्चंस इसके बहुत कम हो गए। फिर और फर्दर रिवीजन आया और कम हो गए, तो अब तो बहुत कम क्वेश्चंस है और बहुत सिंपल है ये। इसमें एक थोड़ा सा है कि एक हमें लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हैं तो हम लोगों को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो वो बहुत पहले 50% था, उसके बाद कुछ समय वो 50% रहा, फिर उसको 25% कर दिया गया, फिर कुछ सालों के बाद उसे 10% कर दिया गया। अब मेरे साथ ये इशू होता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे अपने सारे असाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है, वीडियोस नई बनानी पड़ती हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी ये 1999 में और 2019 में ये 25% से 10% हो गया। मेरी 25% की वीडियोस बनी हुई थी, सब बेकार हो गई। अब मुझे 10% के हिसाब से फिर से वीडियो बनानी पड़ेंगी। खैर ये तो चलता रहता है। रिडेम्पशन और डिबेंचर आपके लिए अब बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि पहले का ये 25%, 1/4, 25% से आप कंफ्यूज ना हो जाए, 1/4 ही रह गया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को बहुत कम अब पढ़ना है। तो मज़े आ जाएंगे आपको, इतना थोड़ा सा है, बहुत डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को थ्योरी पोर्शन करना है पहले। सारी थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बिना थ्योरी के हम इसको समझ नहीं पाएंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है कि डिबेंचर का पैसा वापस करना। डिबेंचर आपको पता ही है एक लोन है, और अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसका पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी से लोन ले और उसको पैसे ही वापस ना करें। तो डिबेंचर सेक्शन 71 है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। ये बताता है कि डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक भी है, बॉन्ड्स भी हैं, और कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट है। तो ये डेट है, एक लोन है, बस आप इसे किसी भी नाम से बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिडेम्पशन और डिबेंचर का मतलब है लोन की रीपेमेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि हमें एक रिजर्व बनानी पड़ेगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और ये रिजर्व बनानी पड़ेगी रिडेम्पशन शुरू करने से पहले। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनानी पड़ेगी हमें फ्री रिजर्व से, फ्री प्रॉफिट से। फ्री प्रॉफिट होता है विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो। तो डिविडेंड के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है, जैसे P&L, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और एनी अदर रिजर्व अगेंस्ट विच देयर इज नो लायबिलिटी। तो ऐसे रिजर्व, ऐसा प्रॉफिट जो फ्री है, उससे हमें एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। रिडेम्पशन शुरू करने से पहले कितना, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की फेस वैल्यू का 10%, टोटल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग की फेस वैल्यू का 10%। तो हमारा कंपनी सेट कहता है कि DRR बनाइए, ठीक है। और क्या है, DRR बनाएंगे प्रॉफिट से जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, जो फ्री है। कंपनी को DRR बनाना पड़ेगा एट लीस्ट 10%, मतलब कम से कम 10%। आप ज़्यादा बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% कम से कम बनाना पड़ेगा। अमाउंट रेज थ्रू द डिबेंचर इशू बिफोर रिडेम्पशन कमेंसेस। तो कमेंस
रिडेम्पशन स्टार्ट होने से पहले आपको डिबेंचर की फेस वैल्यू का 10% कम से कम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कहां से? फ्री रिजर्व से। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR शैल ऑन और बिफोर द 30th। ये अब एक कंडीशन हो गई हमारी। क्या है? एक कंडीशन ये है, आपको DRR बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना? मिनिमम 10% ऑफ किसका? फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है, कब बनाना है? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिडेम्पशन। कहां से बनाना है? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जिसमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि जिस कंपनी को DRR बनाना है उस कंपनी को, एवरी कंपनी required to create DRR shall on or before the 30th April in the each year। ये कहने का सेंस है, हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो 30th अप्रैल का मतलब महीने के पहले, साल के पहले महीने के आखिरी दिन तक आपको क्या लेना है? इन्वेस्ट और डिपॉजिट एज द केस में बी ए सम विच शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट of its debenture maturing during the year ending on 31st day of the March of the next year in any one or more of the following methods, namely। ये कहना चाहते हैं कि जो इस साल के आखिरी दिन, अगर हमारा अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च को एंड होगा, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन तक जो भी डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है उसकी फेस वैल्यू का 15% आपको इन्वेस्ट करना है। क्या है? क्या बोल दिया सर आपने? हमें तो समझ में नहीं आया। लो समझो, ये एक कंडीशन है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की, और एक ये है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? मिनिमम है यहां पर भी 15% ऑफ। यहाँ क्या था? मिनिमम 10% ऑफ, यहाँ मिनिमम 15% ऑफ। ये क्या था? फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। यहाँ ये नहीं है फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, यहाँ पर है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपने रिडीम करना है, अगर मैं मानता हूं कि मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो इस ईयर के पहले महीने में 30, अगर मान लिया ये मैं मानूं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक का ईयर है, तो 30 अप्रैल 2020 तक मुझे ये काम करना है, 15% अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, किस चीज का 15%? जो करंट ईयर में ईयर एंड तक मैंने डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है उसकी फेस वैल्यू का 15%। DRR में टोटल डिबेंचर का 10%। कहाँ इन्वेस्ट करना है? कहाँ इन्वेस्ट करना है? या तो स्केड्यूल्ड बैंक पे डिपॉजिट कराना है, और या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो बताई जाएंगी कौन सी हैं, या जो सिक्योरिटीज़ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताई गई हैं, या कुछ हमारे बॉन्ड्स हैं जो नोटिफाइड हैं, या अमाउंट इन्वेस्टेड है जो द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिट एज अबाउट शैल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज देन द रिडेम्पशन। अब ये आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना है नोटिफाइड सिक्योरिटी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये हमें बस पता होना चाहिए कि हमें एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। एग्जांपल ये है कि मान लिया
₹4,00,000 की फेस वैल्यू के मेरे पास डिबेंचर्स हैं टोटल, और मैं इस साल करंट ईयर ₹1,00,000 के डिबेंचर रिडीम करना चाहता हूं। ठीक है, ये रिडीम करना चाहता हूं मैं सपोज 1 Feb 21 में। ठीक है, 1 Feb 2021 में मैं ₹1,00,000 के डिबेंचर का रिडेम्पशन करना चाहता हूँ, और मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है ₹4,00,000 के 1 April 20 को। बात समझ में आती है? अब आपको क्या याद रखना है, हमें डीआरआर बनाना है किस चीज का, 10% किस चीज का, फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, और हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है 4,00,000, तो डीआरआर कितने का बनेगा, डीआरआर बनेगा 4,00,000 का 10% 40,000। 4,00,000 का 10% 40,000 डीआरआर बनेगा। कब बनाना है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिडेम्पशन। तो 1 Feb को भी आप बना सकते हो, आप चाहो तो 1 April को इसी साल 2020 में बना लो, आप चाहे तो 1 Feb 2021 में बना लो। रिडेम्पशन शुरू करने से पहले बनाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो डीआरआर की बात हो गई। अब हमें इन्वेस्टमेंट खरीदनी है 15% किस चीज की, जो हमें इस साल डिबेंचर रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%, 4 लाख का नहीं 1 लाख का, 1,00,000 के डिबेंचर रिडीम करने, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होंगी 1,00,000 का 15% 15,000। तो डीआरआर बनाना है कितने का, 40,000 का, इन्वेस्टमेंट खरीदनी है 15,000 की। डीआरआर आप कभी भी बना सकते हैं 1 Feb तक, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट खरीदनी है वो आप 30 April 2020 तक ही खरीदोगे इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आप रिडीम नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस साल के पहले महीने की 30 तारीख तक 15% आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये दो बातें अगर समझ में आ गई, ये चैप्टर आधे से ज्यादा आपको समझ में आ गया। तो ये दो बातों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, अदरवाइज आप इस पूरे चैप्टर में स्ट्रगल करते रहोगे। ठीक है, द अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज द केस मे बी शैल नॉट बी एनी टाइम फॉलो। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ये किसी भी दिन 15% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर हमारे डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल मतलब डिबेंचर के बदले में हम शेयर देने वाले हैं, अगर ये कन्वर्टेबल है तो हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व केवल नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए बनाएंगे। रीजन बीइंग, जो कन्वर्टेबल है उसके लिए तो पैसे की जरूरत नहीं है, जब पैसे की जरूरत नहीं है तो डीआरआर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कैश में पेमेंट करेंगे तो वो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए होगा, उसी का 10% हमें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, लेकिन इसमें 80% कन्वर्टेबल हैं, तो 20% नॉन कन्वर्टेबल है। तो 4,00,000 का 80% कितना हो गया, 20% कितना हो गया, 80,000। इसका 10% 8,000 रुपीज हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसी के लिए डीआरआर बनाना है। अगर 100% कन्वर्टेबल है तो हमें डीआरआर बनाना ही नहीं है, और जब डीआरआर नहीं बनाना तो 15% इन्वेस्टमेंट भी नहीं खरीदनी। क्लियर? द अमाउंट क्रेडिटेड टू द डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज। जो डीआरआर डाला है वो भी इसका यूज और किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ नोट हैं, स्पेशल नोट हैं क्या, कि डीआरआर का जो इस डीआरआर नहीं किसे बनाने की जरूरत किसे नहीं है। तो नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको आरबीआई के थ्रू और बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड और अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी जरूरत नहीं है, और जो प्राइवेटली प्लेस्ड
डिबेंचर्स है उनके लिए भी ज़रूरत नहीं है। फॉर अनलिस्टेड कंपनी DRR विल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये तो ठीक हो गया। लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, बनाना सबको DRR है, लेकिन अगर उनके प्राइवेटली प्लेस्ड हैं तो उनको नहीं बनाना है ना। लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट मेंटेन DRR बिफोर द 30th और अप्रैल ईच ईयर डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, जिसे भी DRR बनाना उसे 30th अप्रैल से पहले 15% इन्वेस्ट करना है, जो भी इस साल रिडीम कर रहे हैं, ये बात हो गई। द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस, वो भी बात हो गई। एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI, CA का स्टडी मटेरियल क्या कहता है? DRR इज टू बी मेड एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपका CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ने क्या करा, जब चेंजेस करे तो उन्होंने कहा भैया साल के पहले दिन खरीद डालो, DRR बना डालो, और DRR के लिए जो इन्वेस्टमेंट खरीदनी है वो भी पहले दिन खरीद डालो। ऑल्सो इफ नथिंग इज गिवन एज्यूम द नॉन कुमुलेटिव सिंकिंग फंड इज मेंटेन, ये अभी आपको बाद में पता चल जाएगा नॉन कुमुलेटिव का क्या मतलब है। थ्योरी में आपको डिबेंचर कंपनीज एट 2013 में कैसे हैं और 1956 में कैसे थे, ये तब मैंने डाला था जब नया नया हमारा कंपनीज एट 2013 आया था। अब इसकी इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन, हम रिडेम्पशन कहाँ से करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।